आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्खी खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से, जहां पर असेंबली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। तमाम फैसले कानून के मुताबिक लिए गए, स्पीकर की तरफ से कहा गया। और जिस तरीके से लगातार असेंबली में जो हंगामा देखने को मिल रहा था, उसके बाद आज असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। और आज आखिरी दिन था और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज के दिन गैर हाजिर रहे। और इस मौके पर स्पीकर की तरफ से कहा गया कि तमाम फैसले कानून के मुताबिक लिए गए हैं। चंद मेंबरान के अदम एतमाद की तहरीक का कोई जवाज नहीं, स्पीकर की तरफ से कहा गया। पूरे बजट इजलास के दौरान 1738 किट मोशंस मौसूल हुई, स्पीकर की तरफ से कहा गया। और 1731 किट मोशंस का जवाब दिया गया स्पीकर की तरफ से, जो आज कहा गया। और लगातार इस तरीके से असेंबली में जो हंगामे देखने को मिल रहे थे, उसी बीच आज असेंबली जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट सेशन शदीद हंगामों के बीच असेंबली का बजट जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ। ऐवान की आखिरी रोज़ की कार्रवाई में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गैर हाजिरी रही और अपोजिशन के एहतजाज और वॉकआउट देखने को मिला। ऐवान की कार्रवाई के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जानिब से भी आज हंगामा हुआ। और जहां पर वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जो पार्लियामेंट में पास होगी, अब कानून बन चुका है, उस पर शदीद हंगामा देखने को मिला। और शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तरफ से असेंबली में ये मुतालबा किया जा रहा था कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन लगातार स्पीकर की तरफ से कहा गया कि इस पर बहस नहीं होगी। और जिसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हंगामा हुआ और आज भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। और जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज के दिन भी गैर हाजिर रहे, जहाँ पर ये हंगामे से शुरू हुआ ये इजलास और काफ़ी ज़्यादा जो कारकर्दगी है वो भी मुतासिर रही। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कट मोशंस की बात कर रहा था। टोटल रिसीव्ड 1738 कट मोशन हमने रिसीव किए हैं। 1731 टेकअप हो गई हाउस में, जिसका जवाब आपको मिल गया। 1731 रिकॉर्ड नंबर। और डिसअलाउ सिर्फ 7 हो गई है, सिर्फ 7 हो गई है। तो बाकी ये कॉलिंग एडिशन वगैरह वो तो यहाँ पर जो हालात हुए पिछले 1-2 दिन में, उसमें कॉलिंग एडिशन हम उठा नहीं सके, न रेजोल्यूशन उठा सके। हालांकि हमने टेबल किए थे, पूरी कार्रवाई हमने यहाँ पर की थी। अब ये आपकी बात अगर किस बैग में मैं सुनूं या ना सुनूं, क्या करूं? मैं अपनी तरफ से रेडियो, दूरदर्शन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हाउस की कार्रवाई की मुनासिब की तशरीह और लोगों तक पहुंचाने। मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, पीएचई, पावर, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत ही मशकूर हूँ जिन्होंने इस हाउस की कार्रवाई चलाने में बड़ी लगन से काम किया। मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। मैं असेंबली सेक्रेटरी और असेंबली सेक्रेटरी के मुलाजिमों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना पूरा दस्तावेज अदा किया और इजलास की कार्रवाई को आसान तरीके से चलाने में अपना भरपूर ताउन पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है, चाय का प्याला आपके लिए मैंने तैयार रखा है, मेहरबानी करके शमूलियत करें। इसके साथ ही आज हमारी कार्रवाई खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है आज असेंबली के बाहर देखने को मिले, जिसके बाद उन्होंने बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में वक्फ के मामले पर पैदा होने वाली सूरत हाल से जो मेंबरान थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो ऐवान में अपनी तशवीश का इजहार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो बात ऐवान के अंदर नहीं हो सकी वो उसे ऐवान के बाहर जारी रखेंगे। जो हालात पिछले 3 दिन से असेंबली में रहे, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में वक्त के मामले को लेके जो वहाँ बिल पास हुआ उसके बारे में अक्सर बेशतर मेंबर इस हाउस के परेशान रहे और वो अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते थे। बदकिस्मती से उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं। वो चाहते थे कि हाउस में रह के वो जम्मू कश्मीर की आबादी की जो अक्सरियत है उनके जज्बातों की तर्जुमानी करें। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अब चलिए, ये सेशन खत्म हुआ। आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। अपनी बात, क्योंकि हाउस के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें हुई, मैं था नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ आज वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के दूध और कॉफी की बात की, जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठ के जम्मू कश्मीर की तबाही की। हाउस के अंदर उन लोगों ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया। तो चलिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का एक बड़ा फैसला लिया गया है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। कानून के खिलाफ अर्जी की जाएगी दायर। वक्फ कानून नामंजूर है। तनवीर सादिक की तरफ से कहा गया एक बड़ा फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जो है वो किया गया, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा था कि असेंबली में भी वक्फ के हवाले से जो बहस का मुतालबा किया जा रहा था, और अब जिस तरीके से कुछ देर पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया कि असेंबली के अंदर जो वक्फ के हवाले से बहस की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन असेंबली के बाहर भी अब वो इस पर बात करने के लिए तैयार है। और अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इसके खिलाफ, जो वक्फ कानून है इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। तनवीर सादिक की तरफ से कहा गया। एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ मुस्लिम, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायद करी और ये जंग अब उधर लड़ी जाए। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं करूंगा। We believe this act constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslim across the country. हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल MLAs हैं, जो हमारे वकील हैं, हिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब और जुबैर साहब और एक दो और MLAs हैं, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज़ बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ।
उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई, उसकी वजह से एक बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बिल्स नजरअंदाज हो गए। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था, और वो किसी इस जो पीडीपी, बीजेपी और पीसी की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन में ये चीज जो अहम चीज है उसको नजरअंदाज हो। लेकिन हम एक अहद करते हैं कि जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिलाएं। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई टेक्निकल चीज होगा तो हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब है, ये पिटीशन आज ही फाइल की जाएगी या कल की जाएगी, कब तक? एज सून एज पॉसिबल। सादिक साहब, जो पिछले 3 दिनों का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एलओपी ने कहा है ये लेजिस्लेटिव जहाद यहाँ पे चल रहा है, कैसे? वो कुछ भी बताए, हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज असेंबली के रिकॉर्ड में हमारा जो कंसर्न था, सेंस ऑफ द हाउस जो था, वो रिकॉर्ड में आ गया। हम वही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूरे मुल्क में एक बात जाए कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ नहीं है, और वो बिल जो है वो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में सिर्फ ड्रामे किए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू का इस्तकबाल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया, जिसका उन्होंने साफ तौर पर ये पैगाम दिया कि वो वक्फ बिल के मंजूर होने के हक में मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनको यहाँ की लीडरशिप, उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहाँ से मिनिस्टर आए थे किरण रिजिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो ज़मीन, गरीब लोगों को ज़मीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल, शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को ज़मीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। नहीं, देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। जो हो रहा है, यहाँ सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, उमर साहब उस पर खामोश है। लाखों कनाल ज़मीन दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? ये जो नॉन लोकल्स 83,000, आप मुल्क के अंदर कहीं भी नहीं देखेंगे इतने लोगों को एक साथ 2 साल के अंदर डोमिसाइल मिला हो। तो ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, डोमिसाइल दिया जा रहा है, ये तो सारा एजेंडा है जिसको उमर साहब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, मुझे टेल मी व्हाई नॉट द मुस्लिम्स टेकन ऑन बोर्ड बिफोर ब्रिंगिंग इन दिस अमेंडमेंट? नोबडी, कोई मुसलमान, किसी, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी लीडरशिप, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की,
पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान और यहाँ तक कि जो सेकुलर जमातें हैं सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हक में होता तो मुसलमानों के मडगुजारों पे इस वक्त कब्जा करने की कोशिश नहीं है। देखिए, उमर साहब को इन दिनों असेंबली में होना चाहिए था और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए थी जिसे तमिलनाडु में सरकार ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसी तरह उमर साहब को भी कहना चाहिए था हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर जो है उधमपुर से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि रामनगर उधमपुर में एनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो फायरिंग है उसका तबादला हुआ है, जो इतला अभी तक सामने आ रही है, और इसमें से 2 से 3 मिलिटेंट भी मौजूद हो सकते हैं, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। रामनगर उधमपुर में जो ये एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है और 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो फायरिंग का तबादला है उसकी भी खबरें मौसूल हो रही हैं। इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे किशोर जो है उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर बताएगा कि क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में जो गोलियों का तबादला है वो शुरू हुआ है, अभी क्या कुछ अपडेट है? ये वो इलाका सील रामनगर का है जिसे चौपड़ इलाका कहें। तो यहाँ पे कुछ देर पहले जो है वो जो मुठभेड़ है वो सुरक्षा बल और आंतियों के बीच जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जिस तरह से हमने आपको पिछले बताया था कि जो मजालता का इलाका था यही वो इलाका है जो ये जो भाइये हैं ये रामनगर तहसील के अंदर मिलती थी। लेकिन लगातार कई दिन से जो इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आ रही है, इस इलाके के अंदर जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई है और गोलीबारी जो है वो इस इलाके के अंदर हो रही है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो जोपड़ और मारता का इलाका है ये भी काफी पहाड़ी इलाका है, काफी जंगली इलाका है। कि जहां पर बताया जा रहा है कि जो गोलियों का तबादला है वो शुरू हुआ है, तो क्या ऑफिशियल की तरफ से कोई कंफर्मेशन इस हवाले से सामने आई है अभी तक? बिल्कुल, देखिए हमने एसएसपी और जो डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज है उनसे भी बात करने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की कोई अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ देर से इस इलाके के अंदर जो है वो फायरिंग दोनों साइड से हो रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर, जिस तरह से आपको पहले भी हमने अपडेट किया था कि जो मजालता का इलाका था, इस इलाके के अंदर लगातार कई दिन से जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि जो इनकाउंटर में जो है वो हथियार तब्दील हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी देने के लिए। किशोर शर्मा आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर उधमपुर में जो एनकाउंटर इसकी शुरुआत हुई है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस हवाले से आएगा उस हवाले से भी आप तक जानकारी जो है वो पहुंचाई जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम ने मुत्तहदा मजलिस सुलमा के इजलास पर इंतजामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इस फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इजलास हाल ही में मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी बिल पर गौर और हिकमत अमली तय करने के लिए बुलाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्फ का जो मामला है ये इंतहाई संगीन और हसास मामला है। मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए और तमाम मुसलमान ये समझते हैं कि ये उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, उनकी इमलाक पे कब्ज़ा करने की कोशिशें जो वक्फ की गई हैं। और इस कानून में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो हर लिहाज से नाकाबिल कबूल है। और इसी तनाजुर में आज की मीटिंग हो रही थी, क्योंकि हमने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया था। मैंने, मीरवाइज साहब ने, आगा साहब बड़गाम ने, रहमतुल्लाह साहब ने और दीगर जो उलमा हैं, हमने ये फ़ैसला किया था कि आज हम एक इजलास बुलाएंगे, मुनक़िद करेंगे, जिसमें एक लाहे अमल मुरतब होगा। और बहरहाल चूँकि ये अफसोसनाक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किन वजूहात पे हमें इजाज़त नहीं दे दी, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि ज़ाहिर बात है ये हमारे जो हुकूक है, राइट टू एक्सप्रेस, ये उसके खिलाफ वर्जी है।
साबिक रुकन पार्लियामेंट और वक्फ इमलाक से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के साबिक रुकन अब्दुल रशीद शाहीन ने कहा कि वक्फ कानून से मुल्क में इत्तेहाद और अवामी एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वक्फ का जो मसला है इस वक्त मुल्क में वो बहुत ही एक अहम सवाल है। अहम सवाल ये है कि अगर कहीं कोई ख़राबी हो एडमिनिस्ट्रेशन में या मिसप्लेस होते हों कई फंड्स या कुछ ऐसी बात हो तो उसका इलाज ढूंढने के लिए पूरे मुल्क में एक ऐसी हवा छोड़ देना जिससे मुल्क के इत्तेहाद को और अवामी एतमाद को ज़ख्म पहुँचे, वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में भाजपा सरकार है, उनके मेंबर हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, उसकी ताकत है, लेकिन ताकत के बलबूते पर अगर आप एक महदूद आबादी पर ऐसा जबरो इकराह करें कि उनके इज़्ज़त नफ्स को आप ज़ख्मी कर देते हैं तो वो मुल्क के सेहत के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आपने वक्फ का बिल किया और भारत के मुसलमान जो हैं वो कोई जंग छेड़ेंगे इस मामले में, ऐसा नहीं होगा। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेंस के कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स ने अपने जायज़ मुतालबात के हक में कॉलेज कैंपस के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मौसम सरमा की तनख्वाह की फौरी अदायगी समेत दीगर मुतालबात पर जोर दिया। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके देरना मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। हम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं जो कॉलेजेस में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में काम करते हैं, और ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है, ये प्रोटेस्ट कई सालों से चल रहा है और हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जो हम कई सालों से मुझे लगता है हुकाम के सामने रख रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा डिमांड है वो यही है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को इनेबल करता है कि अगर हमारे काउंटर पार्ट्स कॉलेजेस में सैलरी लेते हैं और हम भी उसी मेरिट में फॉल करते हैं, हमारा सिलेक्शन भी वैसे ही होता है, तो क्यों ना हमें वो इक्वल सैलरी दी जाए। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा रेगुलराइजेशन, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं, क्योंकि हमें हर सेशन जो हालांकि हमें पूरा सेशन नहीं मिलता था, पहले हमको पूरे 12 महीने मिलते थे कॉलेज में काम करने के लिए, अब उसको भी कटेल करके 8 महीने या 9 महीने तक लाया है। पहले हमको विंटर सैलरी भी मिलती थी और समर सैलरी भी मिलती थी, अब हमको वो भी नहीं मिलती है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है 28,000 है, लेकिन ये 28,000 भी नहीं है, क्योंकि अगर 28,000 को हम गिनेंगे तो फिर वो तकरीबन 20,000 भी नहीं आती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारी सैलरीज़ को एक तो हाइक किया जाए और दूसरी चीज़ जो है वो रेगुलराइजेशन या हमारा जो विंटर समर जो सैलरी है वो भी हमको दी जाए। बीडीओ ऑफिस तराल में डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श की सदारत में तरक्याती मंसूबों पर जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डॉक्टर हरबख्श ने स्कीमों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। उन्होंने बात करते हुए असेंबली हंगामों पर कहा कि इससे अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। आपको पता है हम हर साल 2-3 रिव्यू लेते हैं, डिपार्टमेंटल रिव्यू, जिसमें हम देखते हैं कि पिछले साल का जो जैसे 24-25 था, हमने कितने काम, पैसे कितने आए थे, एग्जीक्यूट कितना हुआ और पैसा हमारा कितना बचा, और जो नया हमने एग्जीक्यूट करना है उसमें प्रपोजल जो हमारी ग्राम सभाएं हुई उस हिसाब से हमने डिपार्टमेंट्स को बोला जहां जहां पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, सो डैट जो पब्लिक ने डिमांड की है वो तो वही वजह है, क्योंकि मुझे भी प्लान अपना बनाना है, तो हम मीटिंग डिपार्टमेंटों के साथ करते हैं, फिजिबिलिटी मांगते हैं और उसी हिसाब से हम। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।